नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्टडी 91 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्र, आप सभी के सामने बेहद इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्लास चल रही है जो आप सभी के यूपी टेट और सुपर टेट को ध्यान में रख करके बेहद इंपॉर्टेंट तरीके से आपको बनाया गया है। दोस्त, आप सभी एक बार सेशन को शेयर करते हुए क्लास को लाइक कर देंगे और हर क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन पर हम ध्यान देंगे, उसके व्याख्यात्मक हल पर ध्यान देने वाले हैं। तो सभी बच्चे सेशन को शेयर करते हुए क्लास को लाइक करेंगे। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर होगा और बताने का प्रयास करेंगे। दोस्त, बात किया जाए, आप सभी के सामने एक इंफॉर्मेशन है, वह हिंदी की इंडिविजुअल क्लास के बारे में है। और बात करें, आप बैच में ज्वाइन हो सकते हैं। कंप्लीट कोर्स आप सभी के सामने चल रहा है और 1 साल की वैधता के साथ आपको प्रोवाइड होंगी और 130 प्लस घंटे की क्लासेस आपको प्रोवाइड होंगी। और किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए आप सभी या 2 नंबर आप सभी के सामने दिखाई दे रहे हैं, इस पर आप सभी संपर्क कर सकते हैं। दोस्त, तो पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर और बताने का प्रयास करें इसमें से क्या राइट आंसर होगा। जी बताएं, इसमें से राइट आंसर क्या होगा। एनसीएफ 2005 किस पर बल देता है? करके सीखने पर, रटने पर, समस्या हल करने पर या उपयुक्त सभी। आप बताएंगे इसमें से क्या राइट आंसर हो सकता है। दोस्त, बताने का प्रयास करेंगे इसमें से राइट आंसर क्या होगा। जब आप बात करते हैं इसमें से करेक्ट आंसर की, जब आप बात करते हैं, ध्यान दें, अब हम बात करते हैं इसमें से राइट आंसर क्या होगा। ध्यान दें, इसमें से राइट आंसर जो होने वाला दोस्त वह करके सीखने पर होगा। किस पर होगा? करके सीखने पर होगा। ध्यान दें, रटने पर आप जानते वैसे भी जोर नहीं दिया जाता है। समस्या हल करने पर सिर्फ हम समस्या हल करने पर जोर नहीं दिया जाता, हम जो करके सीखेंगे उस पर, लर्निंग बाय डूइंग पर आधारित यह बात करता है एनसीएफ 2005 और इसलिए हमारा उपयोग सभी हो नहीं पाएगा। राइट आंसर क्या होगा? वह इज द राइट आंसर। अब हम बात करते हैं एनसीएफ की बात करते हैं। एनसीएफ की जब बात करते हैं तो इसका नाम होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा। क्या होता है? राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा इसका नाम है, पाठचर्या रूपरेखा। और बात किया जाए अभी तक एनसीएफ की बात कर लेता हूं। एनसीएफ अभी तक कितनी बार आई हुई है? अब मैं बात कर लेता हूं एनसीएफ कितनी बार अभी तक आई हुई है। बात करते हैं एनसीएफ की, बात करें तो अभी तक कितनी बार? वह 5 बार। कितनी बार? 5 बार आई है। और 5वें बार की बात कर लेते हैं, कब कब आई, इस बात को भी ध्यान देते हैं। वह बात किया जाए दोस्त, वह आई है 1975 में, फिर 1988 में, फिर बात करें सन 2000 में, और फिर बात करें 2005 में, और फिर बात किया जाए सन 2022 में। तो बात किया जाए जो 1975 से सन 2000 तक है, यह किस पर बात करता है दोस्त? यह बात करें तो यह बात करता है व्यवहारवाद पर। व्यवहारवाद पर जोर देता है। लेकिन बात किया जाए जो सन 2005 से और 2022 में आया एनसीएफ, वह किस पर जोर देता है? वह बात करता है रचनावाद पर। किस पर? रचनावाद पर। इस बात को भी आप लोग ध्यान देंगे, रचनावाद पर जोर देता है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वह ए इज द राइट आंसर। बेहद इंपॉर्टेंट है, आपको समझते हुए चलना है दोस्त। तो क्या राइट होगा? वह ए इज द राइट आंसर। हम बात करेंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन, अब पढ़ेंगे आप लोग और बताने का प्रयास करेंगे क्या राइट आंसर होगा। करेंगे हर्बर्ट स्पेंसर, हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली में कौन सा पद नहीं है? आपसे पूछ रहा है इनमें से जो हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया है इनमें से कौन सा नहीं है, कौन सा पद नहीं? कह रहा प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, उद्देश्य या मूल्यांकन। जी दोस्त, आप बताइए कि इसमें से क्या राइट आंसर होगा। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पढ़ने की कोशिश कीजिए और बताते चलें आपका क्या इसमें से राइट आंसर होगा। जी दोस्त, बताते चलें आपका इसमें से क्या राइट आंसर होगा। बेहद इंपॉर्टेंट है, पढ़ें, लिखें और समझते हुए आगे बढ़ेंगे दोस्त। क्या इसमें से करेक्ट आंसर होगा? तो हम जानते हैं वह राइट आंसर क्या होगा। वह क्या होगा दोस्त? आप जानते, बात करें हर्बर्ट स्पेंसर की बात करें तो इनके द्वारा शिक्षण के क्या दिए गए? शिक्षण की स्तर में कौन सा दिया गया? शिक्षण की स्तर में स्मृति स्तर की बात करें, कौन सा? स्मृति स्तर दिया गया है। स्मृति स्तर की बात करें तो इन पे स्मृति स्तर की बात करें तो 5 में ये 5 प्रकार से इन्होंने डिफाइन किया है। स्टेप 5 है, स्टेप है, तो 5 चरण में इन्होंने स्मृति स्तर को दिया है। जिसमें से बात करें तो क्या क्या दिया है दोस्त, इस बात को ध्यान देंगे। प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यीकरण एवं बात किया जाए सामान्यीकरण तो पहला है प्रस्तावना, दूसरा प्रस्तुतिकरण, तीसरा तुलना, चौथा क्या है? वह सामान्यीकरण, और 5वें की बात करें तो वह क्या कहलाता है? अनुप्रयोग कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुप्रयोग कहलाता है।
वह क्या कहलाता है, अनुप्रयोग कहलाता है। दोस्त इस बात को भी आप लोग ध्यान देंगे। तो इसमें से क्या हमारा नहीं होगा, तो हमारा क्या नहीं होगा, वह नहीं होगा मूल्यांकन। डी इज द राइट आंसर। तो इस बात को भी आप लोग देंगे। और बात किया जाए जो स्मृति के स्तर में बात करें तो आप सभी जानते हैं इस बोध स्तर भी, बोध स्तर आप बात करें पूछा जा सकता है किसने दिया है, तो किसने दिया, मोरिसन ने दिया है, मोरिसन ने दिया। अगर आपसे पूछा जाए कि चिंतन स्तर किसने दिया है, चिंतन स्तर किसने दिया, तो आप बताएंगे पी हंट ने दिया। किसने, पी हंट ने दिया है। यह भी बात आप लोग ध्यान देंगे। तो आपके सामने बहुत महत्वपूर्ण था जो हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली में कौन सा पद नहीं है, आपसे पूछ रहा है कौन सा पद नहीं है, इसका मतलब डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन को समझते चले, पढ़ते चले, लिखते चले दोस्त। अगर हम बात करेंगे 3rd नंबर क्वेश्चन पर और बताएं इसमें से क्या राइट आंसर होगा। कह रहा शिक्षक को रोचक, शिक्षण को रोचक तथा सार्थक बनाने के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, कह चार्ट है, पाठ पुस्तक है, कंप्यूटर है या दृश्य शब्द सामग्री है। तो आप जानते हैं किसी शिक्षण को जो टीचिंग आप किया जाता है उसमें कह रोचक और सार्थक बनाने के लिए, तो उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है जो दृश्य शब्द सामग्री का प्रयोग किया जाए, जो दिखाई भी दे और सुनाई भी दे, और दोनों का माध्यम से जब प्रयोग करेंगे तो बच्चा देख भी पाएगा और सुन भी पाएगा, तो सटीक तरीके से चीजों को समझ पाएगा। इसलिए हमारा जो राइट आंसर होगा दोस्त वह होगा दृश्य और श्रव्य सामग्री, डी इज द राइट आंसर। चार्ट की बात करें तो या सिर्फ क्या है, या सिर्फ दृश्य है, तो सुनाई भी देना चाहिए। पाठ पुस्तक की बात करें तो सिर्फ या दृश्य है। और बात किया जाए और कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर दोनों में आता है, लेकिन आपको दृश्य और श्रव्य की बात करें तो दृश्य और श्रव्य में बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, जिसमें से आपका यूट्यूब भी हो गया, जिसमें से सिर्फ कंप्यूटर की बात करें, कंप्यूटर तो है लेकिन इसके अंतर्गत है, इसीलिए हम कंप्यूटर को बात नहीं करें, इसीलिए हमारा डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 4th नंबर के लिए जी दोस्त बताएंगे इसमें क्या राइट होगा। परिवार एक साधन है, साधन है या अनौपचारिक शिक्षा है, करे कि कौन सा साधन, परिवार एक साधन, कौन सी साधन है, अनौपचारिक शिक्षा का या करे औपचारिक शिक्षा का या गैर औपचारिक शिक्षा का या फिर दूर शिक्षा का। जी आप बताएंगे इसमें से क्या राइट आंसर होगा। जी आप दोस्त जानते भी हैं परिवार की बात करें तो परिवार किस में आता है, परिवार की जब आप मित्र बात करते हैं तो परिवार किस में आता है, वह अनौपचारिक में होता है, क्योंकि इसमें टाइम टेबल कोई फिक्स नहीं है कि आपको कोई भी शिक्षा लेनी है, कोई जानकारी लेनी है तो आपको एक समयबद्ध तरीके से जाना पड़ेगा, ऐसी बात नहीं होती है परिवार में। अगर पूछा विद्यालय क्या है तो विद्यालय आपके लिए औपचारिक हो जाएगा, इस बात को आप लोग ध्यान देते हुए चलें। और बहुत पूछा जाता है कि परिवार क्या है, विद्यालय क्या है, मीडिया क्या है, तो आप सभी के पेपर में आती हैं। चलिए हमारा जो राइट आंसर होगा वो 4th का ए इज द राइट आंसर। 5th नंबर के लिए दोस्त बताएंगे क्या राइट होगा। करा डिसलेक्सिया संबंधित है, करा पठन विकार से, गणितीय विकार से, मानसिक विकार से या व्यवहारगत विकार से। अब जानते हैं दोस्त जब आपसे डिसलेक्सिया पूछा गया तो डिसलेक्सिया क्या क्या राइट होगा, वह राइट हो जाएगा पठन विकार। अब हमसे बात करें गणितीय विकार में कौन सा होता है, जिसे हम जानते हैं गणितीय विकार को किस नाम से बोलते हैं, डिसकैलकुलिया। क्या बोलते हैं, डिसकैलकुलिया बोलते हैं, कैलकुलिया के नाम से जाना जाता है, डिसकैलकुलिया बोला जाता है। इसलिए दोस्त बात करें तो हमारा जो राइट आंसर होगा वह ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। 5th का ए इज द राइट आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ें, करें मानव आवश्यकताओं का पदानुक्रम किसने दिया था, मानव आवश्यकताओं का पदानुक्रम किसने दिया, क्या थॉर्नडाइक ने दिया, मैस्लो ने दिया, गिलफोर्ड ने दिया या कोफका ने दिया। ध्यान देंगे आप जानते हैं कोफका की बात करें तो किससे जुड़े हैं, गेस्टाल्टवाद के समर्थक से, गेस्टाल्टवाद के समर्थक हैं। वाद की समर्थक कौन है, वह है दोस्त, समर्थक कौन है, गेस्टाल्टवाद के समर्थक हैं कोफका। गिलफोर्ड की बात करें, गिलफोर्ड ने त्रिआयामी सिद्धांत, बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत दिया है, त्रिआयामी सिद्धांत दिया है। और यहीं पर बात किया जाए मैस्लो की बात करें तो मैस्लो इसका क्या हो जाएंगे, वह राइट आंसर हो जाएंगे बी। थॉर्नडाइक की बात करें तो थॉर्नडाइक क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक है, मनोविज्ञान के जनक है। बात किया जाए विज्ञान के जनक बोले जाते हैं। और आप जब बात करें तो इनके द्वारा क्या क्या दी गई है, यस और बॉन्ड की बात, यस और बॉन्ड की बात करते हैं। और बात किया जाए यस और बॉन्ड की बात करते हैं और इनके द्वारा क्या दी गई है, यस और बॉन्ड दी गई है। और बात किया जाए दोस्त आप जानते हैं इनकी बुक बहुत सारी है, बुक की बात कर लेता हूं। बुक की बात करें एनिमल इंटेलिजेंस है, एनिमल इंटेलिजेंस है, एनिमल इंटेलिजेंस है। और फिर बात किया जाए एनिमल इंटेलिजेंस आप जानते हैं एजुकेशन है फर्स्ट बुक। बात करें एजुकेशन है फर्स्ट बुक इनकी पुस्तक है। बात किया जाए इनकी द्वारा है एजुकेशन साइकोलॉजी, इनकी पुस्तक है एजुकेशन साइकोलॉजी, इन्हीं की पुस्तक है एजुकेशन साइकोलॉजी,
तो इन्हीं की पुस्तक है, यह भी बात ध्यान दें। तो आप सभी के लिए जो महत्वपूर्ण था वह होगा बी इज द राइट आंसर। आप लोग समझते चले, सीखते चले, पढ़ते चले दोस्त। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे 7 नंबर के लिए। ये बताएंगे इसमें से क्या राइट होगा। करेक्ट, गेस्टार्टवादियों के अनुसार व्यक्ति किसी वस्तु को देखता कैसे। करेक्ट, किसी विशेष भाषा के आधार पर, समग्रता के आधार पर, कुछ भागों के आधार पर, या आवश्यकता के आधार पर। दोस्त आप बताएंगे इसमें से क्या राइट होगा। जी आप बताएं इसमें से क्या करेक्ट आंसर होगा। आप जानते हैं गेस्टार्टवाद का मतलब, गेस्टार्ट शब्द क्या मतलब होता है। गेस्टार्ट का मतलब क्या होता है। गेस्टार्ट का मतलब होता है समग्र। क्या होता है, समग्र होता है। और समग्र का मतलब होता है, या मान सकते हैं संपूर्णता, या मान सकते हैं संपूर्णता, मान सकते हैं, यह भी बात किया जाता है। गेस्टार्ट का मतलब समग्र या संपूर्णता, या इससे बात करें, या इसे हम मान सकते हैं जैसे होल, मतलब जो भी हम कोई चीज खोजेंगे वह पूरे होल समस्या को समझेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उससे समस्या का निराकरण करेंगे। तो गेस्टार्टवादियों के अनुसार व्यक्ति किसी वस्तु को कैसे देखता है, समग्रता के आधार पर देखता है, इसलिए हमारा जो होगा वह बी इज द राइट आंसर। अब एक और भी नाम है, इसे बोल सकते हैं पूर्णता या पूर्णवाद या पूर्णता बोल सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं कि समग्र का मतलब क्या होता है। तो राइट आंसर क्या होगा, वह बी इज द राइट आंसर। किसी विशेष भाग के आधार पर होता नहीं है, कुछ भागों के आधार पर, आवश्यकता के अनुरूप, ऐसा कुछ नहीं, समग्रता के आधार पर गेस्टार्टवादी मानते हैं। गेस्टार्टवादी की बात करें तो इसके जनक कौन है, आपसे पूछा जाए जनक, गेस्टार्टवाद के जनक कौन है, तो आप बताएंगे, जनक की बात करें तो आप बताएंगे मैक्स वर्थिमर। क्या बताएं, मैक्स वर्थिमर है, वर्थिमर आप बताएंगे। अब मान लीजिए समर्थक की पूछ ले, समर्थक कौन कौन है, तो समर्थक की बात करेंगे तो समर्थक में दोस्त लिख देंगे कोलर है, कोफका है, कोफका है, ये क्या है, ये समर्थक है गेस्टार्टवाद पर। तो अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करेंगे 8 नंबर के लिए। जी बताएंगे क्या करेक्ट होगा। निम्न में से किस मत के अनुसार, निम्न में से किस मत के अनुसार बच्चे सिर्फ अनुबंधन द्वारा ही नहीं अपितु अन्य व्यक्तियों को देखकर वह अनुकरण करके भी सीखते हैं। कर प्रयास एक त्रुटि है, कर सूझ है, या सामाजिक अधिगम है, या फिर संबंधवाद है। कर आप ध्यान दें कि निम्न में से किस मत के अनुसार बच्चे सिर्फ अनुबंधन के द्वारा नहीं अपितु व्यक्तियों को देखकर भी सीखते हैं। आप बताएंगे इसमें से क्या राइट होगा। जी बताएंगे इसमें से क्या राइट होगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे दोस्त, इसमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि बच्चे देखकर अनुकरण करके सीखते हैं, वह कौन मानता है, सामाजिक अधिगम। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है, आप जानते हैं अल्बर्ट बंडूरा। किसने, अल्बर्ट बंडूरा ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया। क्या दिया, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया है। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, या हम बोल सकते हैं, अब बात करें, या आप बोल सकते हैं अप्रत्यक्ष अधिगम का सिद्धांत। अप्रत्यक्ष अधिगम का सिद्धांत भी बोल सकते हैं, अधिगम का सिद्धांत भी दिया है। आप बात करें, या भी बोल सकते हैं सामाजिक अनुकरण का सिद्धांत भी बोल सकते हैं, सामाजिक अनुकरण का सिद्धांत भी बोल सकते हैं, सामाजिक अनुकरण का सिद्धांत भी आप सभी बोल सकते हैं। तो ये सारी चीजें किसके द्वारा दी गई दोस्त, तो यह सारी चीजें किसके, अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा। किसके द्वारा, अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा। ध्यान देंगे, यह सारी चीजें किसके, अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा दी गई हैं। जब आप बात करेंगे और आप बात करें तो इसमें से जो राइट आंसर होगा सी इज द राइट आंसर, क्योंकि अनुकरण के द्वारा या देखकर नकल करके हम सीखते हैं समाज का। तो अल्बर्ट बंडूरा मानते हैं एक प्रयास एक त्रुटि है। आप किसको कौन कहता है, थॉर्नडाइक कहते हैं। कौन कहते हैं, थॉर्नडाइक कहते हैं। लेकिन बात करें सूझ के आधार पर कौन कहता है, वह कोहलर कहते हैं। कोहलर सूझ के आधार पर कहते हैं। और फिर संबंधवाद, आप जानते हैं संबंधवाद का मतलब है, यह कौन कहता है, थॉर्नडाइक कहते हैं। संबंध बनाकर हम सीखते हैं। और बात किया जाए तो इस बात को हम नहीं जानते, हमारा जो राइट आंसर होगा वह सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, ध्यान देंगे 9 नंबर के लिए बात करें क्या राइट होगा। करें कि अव्यक्त अधिगम के समग्र संप्रत्यय का वर्णन अपने सिद्धांत में किसने दिया, क्लार्क ने, बंडूरा ने, टोलमैन ने, गुथरी ने। जी आप बताएंगे इसमें से क्या राइट होगा। बेहतरीन क्वेश्चन, अव्यक्त अधिगम की बात किसके द्वारा की जाती है। तो आप जानते हैं अव्यक्त अधिगम का सिद्धांत टोलमैन ने दिया है। टोलमैन ने एक और दिया है। अव्यक्त अधिगम की बात करें वह भी होता है। और आप बात करें, इसे आप लिख देंगे टोलमैन की जगह, यह भी समझ सकते हैं चिन्ह अधिगम का सिद्धांत। अगर आपसे पूछे चिन्ह अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है, तो आप बताएंगे चिन्ह अधिगम का सिद्धांत की बात करें तो आप बताएंगे वह टोलमैन ने दिया है। टोलमैन ने दिया है। अब हम बात करें क्लार्क हल की बात करें तो क्लार्क हल ने क्या दिया है, वह अफेड़ा का सबलीकरण या प्रबलन का सिद्धांत, सबलीकरण या प्रबलन का सिद्धांत दिया है। प्रबलन का सिद्धांत, सबलीकरण या प्रबलन का सिद्धांत दिया है। तो यह भी आप ध्यान देंगे।
अगर आप बंडूरा की बात करें तो बंडूरा ने क्या दिया है, तो आप जानते हैं सामाजिक अनुकरण का सिद्धांत, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, अधिगम का सिद्धांत बंडूरा ने दिया है, अधिगम का सिद्धांत दिया है। और बात किया जाए कि गुथरी ने क्या दिया है, गुथरी ने दिया समीपता का सिद्धांत, समीपता का सिद्धांत, समीपता का सिद्धांत दिया है। और बात किया जाए आपसे पूछे कि पुरस्कार को और पुनर्बलन को कौन नहीं माना है, पुरस्कार व पुनर्बलन को कौन नहीं माना है, वह मनन को नहीं मानते हैं, नहीं मानते हैं, वह कौन है, वह है गुथरी। यह भी बात आप लोग ध्यान देंगे। तो ये सारी चीजें आप सभी के पेपर में पूछी जाने वाली है, बहुत महत्वपूर्ण है। जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्त वह होगा, वह करेक्ट आंसर क्या होगा, वह करेक्ट आंसर होगा सी इज द राइट आंसर। अगले हम क्वेश्चन पर चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे, इसमें बताएंगे 9th का जो राइट आंसर होगा सी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। 10 नंबर के लिए बताएं कि संपूर्ण साक्षरता अभियान की स्थापना कब की गई। संपूर्ण साक्षरता अभियान की स्थापना कब की गई, 1990 में, 1989 में, 1987 में, या फिर बात करें 1994 में। आप बताएंगे इसमें से क्या राइट होगा, बताएंगे इसमें से क्या राइट आंसर होगा, आप बताएंगे क्या इसमें से राइट आंसर होगा। यहां पर ध्यान दें 1988 है, यहां पर क्या है 1988 है, यहां पर बात करें 1988 है। तो बताएंगे कब स्थापना की गई, तो हमारा जो राइट आंसर होगा वह स्थापना की गई तो 1988 में। अब बात करें संपूर्ण साक्षरता अभियान की स्थापना 1988 में। तो अगर आपसे पूछे अब स्थापना कब की गई, स्थापना कब की गई, तो आप बताएंगे सर्व शिक्षा अभियान की, संपूर्ण साक्षरता अभियान की, तो आप बताएंगे 1988 में। अगर आपसे पूछा जाए कि कब लागू हुआ, तो आप बताएंगे लागू हुआ था दोस्त 1989 में। और सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ, तो आप बताएंगे राज्य में वह लागू हुआ था कि सबसे पहले केरल राज्य में। और केरल राज्य में सबसे पहले लागू होने के बाद जब वहां पर देखा गया कि संपूर्ण साक्षरता अभियान में लोग शामिल हो रहे हैं, साक्षर बनाए जा रहे हैं, तो यह पूरे देश में लागू कर दिया गया था। सबसे पहले वाला राज्य आपसे पूछा जा सकता है, वह पहला राज्य आपसे पूछे तो आप बताएंगे केरल राज्य है। और आपसे पूछा है कि कब लागू किया गया, तो सबसे पहले 1989 में, स्थापना कब की गई 1988 में। यह भी बात आप लोग ध्यान देंगे। जो हमारा राइट आंसर होगा संपूर्ण साक्षरता अभियान, वह बताएंगे बात कर कि ए इज द राइट आंसर। चलिए हम बात करते हैं 11 नंबर के लिए दोस्त। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है, कोहलर को जाता है, स्किनर को, पियाजे को, पावलोव को। ध्यान दें, बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है जो अपने ज्ञान का सृजन खुद से करता है, या मित्र मानते हैं जीन पियाजे। कौन मानते हैं, वह जीन पियाजे मानते हैं। इसलिए हमारा जो राइट आंसर होगा सी इज द राइट आंसर। कोहलर की मैं बात कर लेता हूं। कोहलर क्या मानते हैं, कोहलर मानते हैं हम सूझ के आधार पर सीखते हैं। किसके आधार पर, सूझ के आधार पर, सूझ के आधार पर सीखते हैं। इसलिए इनका जो सिद्धांत कहलाता है वह अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत। स्किनर जानते हैं व्यवहारवाद है, और स्किनर का जो सिद्धांत कहलाता है वह क्रिया प्रसूद अनुबंधन का सिद्धांत कहलाता है। और आपसे दोस्त पूछा जाए कि पियाजे जानते हैं, पियाजे को तो आपको जानते हैं, पियाजे के द्वारा पियाजे संज्ञानात्मक विकास से जुड़े हैं, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, विकास का सिद्धांत। और यह भी मानते हैं, वह भी मानते हैं क्या, कहते बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है जो अपने ज्ञान का सृजन खुद से करता है, दुनिया के बारे में सृजन करते हैं, ऐसा श्रेय पिया जाते हैं। पावलोव की बात करें तो पावलोव जानते हैं कुत्ते पर प्रयोग किए थे, किस पर, कुत्ते पर प्रयोग किया। और इनका जो सिद्धांत कहलाता है वह शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। किसका, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत कहलाता है। यह भी आप लोग ध्यान देंगे। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्त, वह हो जाएगा हमारा, और राइट आंसर क्या हो जाएगा, वह हमारा राइट आंसर होगा, क्या होगा, वह हमारा हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं 12 नंबर के लिए। जी बताएंगे क्या करेक्ट हुआ। TAT का उद्देश्य निम्न में से किसका मापन है, कारण बौद्धिक क्षमता का, व्यक्तित्व का, अभिवृद्धि का, या मूल्य का। अब बताएंगे इसमें से क्या करेक्ट होगा। जी बताने का प्रयास करेंगे क्या इसमें से राइट आंसर होगा, क्या इसमें से करेक्ट आंसर होगा, आप बताने का प्रयास करेंगे। ध्यान देंगे दोस्त। तो आप जानते हैं TAT का मापन किसके लिए होता है, TAT का मापन किसके लिए होता है, वह होता है व्यक्तित्व के लिए। किसके लिए, पर्सनालिटी टेस्ट करता है, पर्सनालिटी टेस्ट होता है। तो आपका पर्सनालिटी टेस्ट करता है, और इस बात को आप लोग ध्यान देंगे। इसलिए TAT की बात करें तो TAT ने किसने, मॉर्गन एंड मुरे के द्वारा ये खोजी गई थी, मॉर्गन मुरे के द्वारा खोजी गई थी। तो दोस्त बात करें या क्या एक है, एक बात किया जाए एक प्रक्षेपी परीक्षण है। क्या है, एक प्रक्षेपी परीक्षण है। क्या है, प्रक्षेपी परीक्षण है।
प्रक्षेपी परीक्षण है क्या अनुसार, या टीएटी, टीएटी एक प्रक्षेपी परीक्षण है, या भी आप ध्यान देंगे। तो हमारा जो राइट आंसर होगा बी इज द राइट आंसर। चलिए जो आपका राइट आंसर होगा बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हुए समझिए। बात किया जाए अगले क्वेश्चन पर, बात करेंगे 13 नंबर के लिए। बताएंगे संवेदी पेशी अवस्था होती है, संवेदी पेशी अवस्था 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, या फिर 12 से अधिक। ध्यान दें, आप जानते हैं पियाजे के द्वारा संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया गया। पियाजे के द्वारा क्या दिया गया, के द्वारा संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया गया। अब जब बात करते हैं संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया गया, तो इनके द्वारा 4 स्टेज में दिया गया। किसके स्टेज में, 4 स्टेज में दिया गया। 4 स्टेज की बात करें तो 4 स्टेज की बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे, वह दिया गया दोस्त, वह दिया गया संवेदी पेशी अवस्था, संवेदी पेशी अवस्था। और बात किया जाए पेशी अवस्था दिया गया। दूसरे की बात करें जिसका नाम है पूर्व या प्राक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व या प्राक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व या प्राक संक्रियात्मक अवस्था। तीसरे की बात करेंगे दोस्त, जो तीसरा नाम है वह जानते हैं मूर्त या ठोस, मूर्त या ठोस संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त या ठोस संक्रियात्मक अवस्था के नाम, अवस्था के नाम से। और जो चौथे की बात करें वह हम जानते हैं अमूर्त, अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो हम एज भी लिख देते हैं क्योंकि आप सभी के पेपर में यूपी टेट में खूब झोर करके पूछता, खूब पूछता है। तो बात करेंगे 0 से 2 वर्ष की बात करें तो यह होता है संवेदी पेशी अवस्था, 2 से 7 को बोलते हैं पूर्व या प्राक, और 7 से 11 को बोलते हैं वह मूर्त या फिर ठोस, या फिर बात करें 11 से 15। तो हमारा जो राइट आंसर होगा, हमसे पूछा संवेदी की बात करना है, तो संवेदी का मतलब है 0 से 2 वर्ष। ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं 14 नंबर के लिए। करें किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है, किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। रॉस ने, बर्ट ने, न्यूमैन ने, बीजीएस ने। आप बताएंगे किसने कहा है शैशवावस्था, बात करें किसने बताया दोस्त, वह बताया है, किसने बताया है कि किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है, किसने कहा है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमारा क्या राइट होगा, वह राइट आंसर हो जाएगा रॉस ने कहा इज द राइट आंसर। किशोरावस्था को हम क्या बोलते हैं, एडोलसेंस कहते हैं, एडोलसेंस नाम से जानते हैं। एडोलसेंस नामक पुस्तक किसकी है, वह स्टर्नेले हॉल की है, स्टर्नेले हॉल की पुस्तक है, हॉल की पुस्तक है। तो यह भी ध्यान देंगे, स्टर्नेले हॉल की पुस्तक कौन सी है, एडोलसेंस, यह बहुत महत्वपूर्ण है। एडोलसेंस, बात करें एडोलसेंस स्टर्नेले हॉल की है। स्टर्नेले हॉल को क्या बोला जाता है, किशोरावस्था का जन्म बोला जाता है। किशोरावस्था का क्या, किशोरावस्था के जनक के रूप में जाना जाता है, के जनक के रूप में जाना जाता है। हमारा जो राइट होगा वह 14 का इज द राइट आंसर। 15 नंबर के लिए दोस्त बताएंगे क्या करेक्ट होगा। करा अर्बन बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत में कितनी अवस्थाएं हैं, करा 2, 3, 4, 6। आप बताएंगे इसमें से क्या राइट होगा, ये आप बताने का प्रयास करेंगे इसमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये बताने का आप सभी बताएंगे इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा। अब जानते हैं, जिसे हम जानते हैं इनमें कितने हैं, इसमें बात किया जाए तो इसमें 4 चरण आते हैं। सबसे पहले अवधान या ध्यान, सबसे पहले अवधान या ध्यान, अवधान या ध्यान, या फिर इसके बोलते हैं धारण करना। तीसरे पर बोलते हैं पुनरुत्पादन, पुनरुत्पादन, पुनरुत्पादन। चौथे पे क्या बोलते हैं, चौथे पे बोलते हैं प्रेरक या अवप्रेरणा, और अवप्रेरणा की प्रेरक या अवप्रेरणा बोलते हैं। इसमें 2 होते हैं, क्या होते हैं, 2 होते हैं। 2 में बात किया जाए इसमें क्या होते हैं, 2 होते हैं, इसमें 2 होते हैं। अब हम बात करें 2 क्या होते हैं, एक सबलीकरण होता है, एक निर्बलीकरण। सबलीकरण, एक क्या होता है, निर्बलीकरण, सबलीकरण या एक निर्बलीकरण होता है। यह भी बात करें, आपसे पूछा जाता है कि अर्बन बंडूरा के जो सामाजिक अधिगम सिद्धांत था उसमें कितने अवस्थाएं हैं। तो दोस्त आप बताएंगे अवस्थाओं में बात करें तो 4 अवस्थाएं हैं, मैंने आपके सामने लिख दी हैं, और 4 अवस्थाओं आपको क्रम से याद रखने की जरूरत है। कभी कभी क्रम से भी लगाने को पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले अवधान या ध्यान, दूसरा धारण, तीसरा पुनरुत्पादन, चौथा प्रेरक। अगले क्वेश्चन पर हम बात करेंगे 16 नंबर के लिए। जी ध्यान दें, उसके पहले आप सभी के सामने एक इन्फॉर्मेशन है, इस इन्फॉर्मेशन को ध्यान देंगे। बात की जाए यूपी 83 जो पेट की कंप्लीट पैकेज है आप सभी के सामने है,
कंप्लीट कोर्स आप 1299 में ले सकते हैं। इंडिविजुअल जो हिंदी की बैच है वह 249 रुपये में। बात करें डिटेल बुक की, बात करें 299, और प्रैक्टिस बुक आप 90 रुपये में, और कॉम्बो बुक 350 रुपये में। बात किया जाए आप सभी के सामने मॉडर्न हिस्ट्री की जो इंडिविजुअल बैच चल रही है, आप सभी इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए क्या कर सकते हैं, आप सभी इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और बातें कर सकते हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए। चलिए आगे हम बात करेंगे। चलिए बताएंगे 16 नंबर के लिए क्या इसमें से राइट होगा। करा निम्न में से किसका जोड़ा गलत है, कौन सा ऐसा जोड़ा गलत है जो आपको बताना है। करा एन आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी मैकडूगल की है क्या, द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी विलियम जेम्स की, या करा बिहेवियरिज्म वुडवर्थ की, या करा द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स फ्राइड की। इसमें दोस्त आपका क्या राइट होगा जी, आप बताने का प्रयास करेंगे। तो हम जानते हैं, तो हम क्या जानते हैं दोस्त, हम जानते हैं एन आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी जो पुस्तक है वह मैकडूगल की पुस्तक है, एकदम सही है। इसमें क्या है, चेतना शब्द का उन्होंने आलोचना किया है। द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी विलियम जेम्स की, एकदम सही है। और बात किया जाए बिहेवियरिज्म किसकी पुस्तक है, वुडवर्थ की नहीं है दोस्त, वह किसकी है, वाटसन की है। किसकी है, वाटसन की है। वाटसन की बिहेवियरिज्म है, जो व्यवहारवाद के जनक बोले जाते हैं। क्या बोले जाते हैं, व्यवहारवाद के जनक बोले जाते हैं। व्यवहारवाद के क्या बोले जाते हैं, जनक बोले जाते हैं। द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स किसकी है, वह दोस्त किसकी है, फ्रायड की है। इस बात को भी आप लोग ध्यान देंगे, द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, जो जोड़ा गलत है वह बी वाला जोड़ा गलत है आपका, जो वुडवर्थ नहीं, वाटसन इज द राइट आंसर। चलिए हम बात करेंगे जेरोम ब्रूनर। आप बात करेंगे जेरोम ब्रूनर, अधिगम अवस्थाओं में कोई नहीं है, मतलब कौन सा इसमें से नहीं है। क्या क्रियात्मक, प्रतिबिंबात्मक, आत्मप्रज्ञ या प्रतीकात्मक। आप बताएंगे इसमें से जो जेरोम ब्रूनर की अवस्थाएं थी, जेरोम ब्रूनर ने क्या दिया है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, संज्ञान विकास का सिद्धांत। तो इसमें बात करें उन्होंने कितने स्टेज में दिया है संज्ञान विकास का सिद्धांत, उन्होंने 3 स्टेज में दिया है। कितने स्टेज में, 3 स्टेज में, और तीनों स्टेज आपके सामने है, जो क्रियात्मक भी है, प्रतिबिंबात्मक भी है और प्रतीकात्मक है। लेकिन इसमें से जो आत्मप्रज्ञ है या जो होगा, या किसके द्वारा दिया गया है, पियाजे के द्वारा दिया है। पियाजे के द्वारा संज्ञान विकास का जो सिद्धांत दिया गया है, संज्ञान विकास का सिद्धांत, उसमें से संज्ञान विकास के सिद्धांत में जो दूसरा अवस्था आता है, दूसरा अवस्था का क्या नाम है, पूर्व या प्राक संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व या प्राक संक्रियात्मक अवस्था, उसी का क्या है, एक पूर्व या प्राक संक्रियात्मक अवस्था का क्या है, संक्रियात्मक अवस्था का उसी का क्या है, एक भाग है। उसी का क्या है, एक भाग है। कौन सा, उसमें 2 भाग बताए गए। एक बताया गया था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ध्यान देंगे, पूर्व संकल्पनात्मक चिंतन अवस्था। और एक दोस्त बात करें, एक जो बोला गया, दूसरा बोला गया, वह बोला गया कि अंतःप्रज्ञ चिंतन अवस्था। तो आपका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा दोस्त, आपका जो करेक्ट आंसर होगा वह राइट आंसर हो जाएगा बी, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन को समझिए, सीखे और पढ़ें, क्योंकि यह चीजें आप सभी के पेपर में खूब पूछी जाती हैं। चलिए इससे 18 नंबर के लिए बताएंगे क्या राइट होगा। करा अंतः दर्शन विधि के जनक कौन है, करा वाटसन है, वुडवर्थ है, विलियम जेम्स है, विलियम वुंट है। आप जानते हैं वाटसन क्या है, वाटसन की बात करें तो आप व्यवहार बहिर्दर्शन के हैं। क्या है, बहिर्दर्शन के। क्योंकि बहिर्दर्शन इस वजह से है, इन्होंने कहा कि जो है हमारा मनोविज्ञान है वो व्यवहार का विज्ञान है, व्यवहार का विज्ञान है। मतलब उन्होंने कहा कि हमारे वातावरण में क्या है, उद्दीपक है। हमारे वातावरण में क्या है, हमारे वातावरण में उद्दीपक है, और उद्दीपक पर आधारित होकर क्या हम करते हैं, अनुक्रिया करते हैं। सबसे पहले वाटसन ने बताया था। तो यह हमसे बहिर्दर्शन तो नहीं पूछ रहा है। तो हमारा जो बहिर्दर्शन की बात करते हैं वह बात करते हैं, अंतर्दर्शन की बात करते हैं, अंतर्दर्शन की बात करते हैं विलियम वुंट, क्योंकि इन्होंने बताया चेतना क्या बताया, चेतना का विज्ञान, चेतना का विज्ञान बताया था। और चेतना के विज्ञान के रूप में जब बताया इन्होंने, तो इसीलिए चेतना क्या है, चेतना हमारे क्या अंदर है, और इसीलिए बात करते हैं अंतर्दर्शनविद के जनक कौन है, वह विलियम वुंट है। दोस्त आपका जो राइट आंसर होगा वह डी इज द राइट आंसर। अब हम बात कर लेते हैं कि प्रकारवाद के जनक कौन है। तो प्रकारवाद के जनक कौन है, प्रकारवाद के जनक, वाद के जनक कौन है, वह है विलियम जेम्स, वाद के जनक। अगर आपसे पूछे वुडवर्थ क्या है, प्रश्नावली विधि के जनक, प्रश्नावली विधि के जनक। देखिए हर क्वेश्चन आप सभी पेपर में विधि के
जनक बोले जाते हैं। हर जो लाइन है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, पेपर में सारी की सारी चीजें पूछी जा सकती हैं दोस्त। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे, अगले क्वेश्चन पर, तो हमारा डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बताएंगे आपसे 19 नंबर के लिए, चेतना के कितने अंग हैं? आपसे पूछा चेतना के 3 है, 5 है, 4 है, 2 है। तो हम जानते हैं चेतना के 3 अंग हैं। चेतना की बात सबसे पहले कौन करते हैं? विलियम वुंड करते हैं। विलियम वुंड करते हैं, उन्होंने बताया चेतना 3 है। वह कौन कौन सी है? बात की जाए वह कौन कौन सी है, बात की जाए वह होता है संवेदना, भाव और प्रतिमा। और बात किया जाए संवेदना, भाव, प्रतिमा, यह 3 अंग बताया उन्होंने विलियम वुंड ने। विलियम वुंड की बात करें तो यह क्या कहलाते हैं? संरचनावाद के जनक, संरचनावाद के जनक बोले जाते हैं। संरचनावाद के क्या बोले जाते हैं? जनक बोले जाते हैं। और क्या बोले जाते हैं दोस्त? आप जानते हैं विलियम वुंड को क्या बोला जाता है? मनोविज्ञान का प्रथम प्रयोगशाला जो खोला सबसे पहले, प्रयोगशाला सर्वप्रथम सबसे पहले इन्होंने खोला था, वह मनोविज्ञान की। और बात किया जाए मनोविज्ञान की, और कहाँ पर खुला था? मनोविज्ञान की बात करें तो सबसे पहले बात किया जाए किस कहाँ पर खुला था? जर्मनी के लिप्जिंग शहर में इन्होंने सबसे पहले खोला, लिप्जिंग शहर में खोला। और बात किया जाए, आप दोस्त जानते हैं इनसे संबंधित, आप जानते हैं कब खोला था? 1879 ईस्वी में। और फिर बात करें आपसे विलियम वुंड, तो बताएंगे अंतःदर्शनविद के जनक। तो ये सारी चीजें थी जो आप सभी के पेपर में विद के जनक बोले जाते हैं। यह सब सारी चीजें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण था, जो आप सभी के पेपर में घुमा के चीजें पूछी जाती हैं। तो हर चीजों को एक्सप्लेनेशन के साथ सीखिए, जो भी क्वेश्चन आपको ना रहा हो उसे आप जरूर लिखें, समझते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए हम 20 नंबर के लिए बात करें। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? वुडवर्थ की, स्किनर की, रोज की या फ्राइड की? तो आप जानते हैं जो विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया किसने माना है? विकास सतत और धीमी प्रक्रिया किसने माना? तो क्या बताएंगे? तो आप बताएंगे इसमें से क्या राइट होगा? आप बताने का प्रयास करेंगे। आप बताइए इसमें से क्या करेक्ट आंसर होगा? किसने माना है दोस्त? तो आप बताइए क्या इसमें से राइट हो सकता है? तो आप जानते हैं इसमें से जो राइट आंसर होगा वह स्किनर इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। चलिए आप बात करेंगे 21 नंबर के लिए। करा कि वुडवर्थ द्वारा लिखी गई पुस्तक एजुकेशन ए फर्स्ट बुक संबंधित किससे है? करा एजुकेशन फर्स्ट बुक किससे संबंधित? करा शिक्षा के क्षेत्र में सीखने का सिद्धांत का प्रयोग करने से, बुद्ध परीक्षण का प्रयोग करने की विधि से, उपलब्धि परीक्षण का ज्ञान प्राप्त करने से, करा इनमें से कोई नहीं। आप बताएंगे जो वुडवर्थ के द्वारा लिखी नहीं, देखिए यहाँ पर गलत है, यहाँ वुडवर्थ के द्वारा नहीं लिखी गई, थॉर्नडाइक लिखी गई, गलत लिखा गया है। थॉर्नडाइक के द्वारा, किसके द्वारा? थॉर्नडाइक के द्वारा लिखी गई पुस्तक एजुकेशन फर्स्ट बुक किससे संबंधित है? एजुकेशन फर्स्ट बुक किसके संबंधित है? आप बताएंगे। तो आप जानते हैं वह जो थॉर्नडाइक के द्वारा लिखी गई पुस्तक है एजुकेशन फर्स्ट बुक, वह संबंधित किससे? शिक्षा के क्षेत्र में सीखने से सिद्धांत के प्रयोग से है। इसलिए हमारा जो राइट आंसर होगा वह राइट आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, क्योंकि ध्यान दें या यहाँ पर टाइप गलत हो गया था। ध्यान देंगे यहाँ पर थॉर्नडाइक के द्वारा लिखी गई पुस्तक है कौन सी? एजुकेशन है फर्स्ट बुक, और शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि थॉर्नडाइक की बात करें तो क्या कहलाते हैं थॉर्नडाइक? शिक्षा मनोविज्ञान के जनक बोले जाते हैं, मनोविज्ञान के जनक बोले जाते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान देंगे, जनक बोले जाते हैं, और इस बात को भी आप क्या करेंगे? ध्यान देंगे। हमारा जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। चलिए अब 22 नंबर के लिए दोस्त बताएंगे क्या करेक्ट होगा। अगर पियाजे की संज्ञान विकास की अवस्था में को बांटा गया है, अगर 3 भागों में, 2 भागों में, या 4 भागों में, या 5 भागों में? आप जानते हैं जो संज्ञान विकास का सिद्धांत है पियाजे का, वह 4 प्रकार में बांटा गया है। 4 प्रकार में आपका राइट आंसर होगा सी इज द राइट आंसर। पहले हम बोल देते हैं संवेदी पेशी अवस्था या इसे बोलते हैं इंद्रियगामक अवस्था, जो 0 से 2 वर्ष होता है। दूसरा जो पूर्व या प्राक संक्रियात्मक अवस्था, जिसका नाम है एज होता है 2 से 7 वर्ष। और तीसरी की बात करें मूर्त या ठोस अवस्था, जिसका एज होता है 7 से 11 वर्ष। और चौथे की बात करें जिसे हम जानते हैं अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसका एज है 11 से 15 वर्ष। इसलिए हमारा जो राइट आंसर होगा 22 का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 23 नंबर के लिए दोस्त बताएंगे। बाल्यावस्था में मस्तिष्क का विकास होता है 85%, 90%, 46% या 55%। अब जानते हैं कि आपसे पूछा जाए कि शैशवावस्था में पूछ लिया जाए, शैशवावस्था या इन्फेंसी में पूछ लिया जाए कि कितना होता है? तो आप बताएंगे वह मस्तिष्क का
जो विकास हो जाता है 90%। लेकिन बात किया जाए, अगर आपसे पूछा बाल्यावस्था, तो बाल्यावस्था में जो मस्तिष्क का विकास हो जाता है वह 95%। डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 24 नंबर के लेकर। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है या किससे संबंध कर, अंतः संबंध से या फिर कर एकीकरण सिद्धांत से या निरंतरता के सिद्धांत से या अंतःक्रिया से। तो आप जानते हैं विकास कभी ना समाप्त होने प्रक्रिया है या किसका है, या है दोस्त आपका निरंतरता का सिद्धांत। क्या है? सी इज द राइट आंसर। अंतः संबंध का सिद्धांत कहता है भैया हर पक्ष एक दूसरे से जुड़े हैं। जैसे आपका संज्ञानात्मक विकास अगर डिस्टर्ब होता है, आपका शारीरिक विकास डिस्टर्ब होता है, तो मानसिक विकास भी डिस्टर्ब होगा, आपका संवेगात्मक विकास भी डिस्टर्ब होगा। तो इसका मतलब है हर पक्ष एक दूसरे से जुड़े हैं, इसलिए अंतः संबंध का सिद्धांत भी कहलाता है। एकीकरण का सिद्धांत कहता है कि जब हम कोई चीज पकड़ते हैं तो शुरुआत में जब छोटा होता है तो बच्चा पूरे शरीर को उस वस्तु को पकड़ने के प्रति ले जाता है, लेकिन बच्चा समझ जाता है धीरे धीरे कि हम उस वस्तु को हाथ से पकड़ लेंगे या किसी दूसरे आधार से, तो फिर धीरे धीरे वह समझ जाता है कि पैरों से पकड़ा जा सकता है, हाथों से, तो उस वस्तु को पकड़ने का प्रयोग करता है, उसे हाथ से या फिर पैर से। तो लेकिन शुरुआत में क्या करता है, कोई वस्तु पकड़ाते हैं तो पूरे शरीर को, बॉडी को ले जाएगा उसके पास। तो एकीकरण का सिद्धांत। अंतःक्रिया का सिद्धांत कहता है कि जो हम जानते हैं वातावरण और आनुवांशिकता दोनों का गुणनफल होता है विकास, डेवलपमेंट, और वही कहता है कि वातावरण और जो आनुवांशिकता है दोनों का गुणनफल होता है विकास। इसलिए हमारा ये तो होगा नहीं, क्योंकि विकास कभी ना समाप्त होने की प्रक्रिया है, वह निरंतरता का सिद्धांत। वह कहता है कि विकास जब बच्चा छोटा होता है तो शारीरिक विकास बहुत तेजी से होगा, जैसे बच्चा धीरे धीरे बढ़ता जाता है उसका अलग अलग पक्ष तेजी से विकास करते हैं। तो कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया का मतलब है कि हमेशा क्या शारीरिक विकास होता क्या? नहीं, शारीरिक विकास 18 साल के बाद रुक जाता है, तो बच्चा किसी दूसरे पक्ष में बढ़ेगा। तो इस प्रकार से कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है, उससे सभी पक्षों को लेकर के बातें की जाती हैं। तो हमारा जो राइट आंसर होगा 24 का सी इज द राइट आंसर। 25 के लिए बताएंगे दोस्त क्या होगा। फ्रायड ने मृत्यु इच्छा को क्या कहा है? इरोस, इड, थनाटोस या लिबिडो। बात करें, जो बात किया जाए, आप जानते हैं, बात करें तो फ्रायड ने अफेड़ा का सिद्धांत दिया। अफेड़ा के बारे में बताया, अफेड़ा का सिद्धांत दिया। उसमें बताया कि दो तरीके से बताया। क्या बताया? दो तरीके से बताया। एक बताया कि इरोस, एक बताया थनाटोस। इरोस बताया, एक बताया थनाटोस। थनाटोस बताया। इरोस का बात किया, इरोस की बात करें तो जीवन जीने की इच्छा को बताया। जीवन जीने की इच्छा, जब हम जीवन जीने की इच्छा को बताया। किसको? जीवन जीने की इच्छा को क्या बताया? इरोस बताया। मृत्यु इच्छा को क्या बताया? थनाटोस बताया। मृत्यु इच्छा को थनाटोस बताया। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वह राइट आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा दोस्त? वह सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं, बहुत महत्वपूर्ण और आप सभी के पेपर में खूब पूछा जाता है कि जो थनाटोस है वह किसको रिप्रेजेंट करता है? थनाटोस मृत्यु इच्छा को, और जो इरोस है वह जीवन जीने की इच्छा को। तो फ्रायड ने अफेड़ा को दो भागों में बांटा और कहा कि हमारे जीवन में हमेशा पर डे कई विचार आते हैं, ख्याल आते हैं, कभी पल पल पे हमें लगते हैं कि हमारी मृत्यु हो जाए। जैसे दुखद कोई समाचार आ गया तो हम थनाटोस हावी होगा, और जैसे कोई खुशी की बात आई तो हम इरोस हो जाता है। चलिए हम बात करेंगे 26 नंबर के लिए, बताएं क्या राइट होगा। कर मानसिक आयु का संप्रत्यय सबसे पहले दिया था। कर थॉर्नडाइक ने, विनीत साइमन ने, गिलफोर्ड ने, स्पीयरमैन ने। मैं बात कर लेता हूं, ध्यान दे पहले। थॉर्नडाइक आप जानते हैं, थॉर्नडाइक के द्वारा बुद्धि का क्या दिया गया है? बुद्धि का बहुकारक का सिद्धांत दिया है। बुद्धि के बहुकारक का सिद्धांत दिया गया है। बात किया जाए गिलफोर्ड की बात करें तो बुद्धि के त्रिआयामी का सिद्धांत दिया गया है। अगर आपसे पूछा जाए स्पीयरमैन की बात करें, स्पीयरमैन ने क्या दिया है? स्पीयरमैन में द्विकारक और त्रिकारक, बुद्धि के द्विकारक एवं त्रिकारक, बुद्धि के द्विकारक एवं त्रिकारक का सिद्धांत, समझ रहे हैं आप? यह भी दिया गया है। अब हम बात कर लेते हैं विनीत साइमन की। विनीत साइमन ने 1905 में क्या दिया? मानसिक आयु शब्द दिया। तो आप जानते हैं मानसिक आयु शब्द। अगर पूछा जाए 1912 ईस्वी में टर्मन ने क्या दिया? एक सूत्र, बात करें स्टर्न ने क्या दिया? विलियम स्टर्न ने दिया एक बुद्धि आईक्यू का सूत्र निकालने का फार्मूला दिया। आईक्यू का सूत्र दिया। आईक्यू का क्या दिया? सूत्र दिया। आईक्यू का सूत्र दिया 1912 में। वह सूत्र क्या था? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु दिया। अब हम बात करते हैं कि दोस्त, बात करें अगर आपसे पूछे 1916 में
1916 में आईक्यू के संप्रत्यय का सूत्र दिया। आईक्यू के संप्रत्यय का सूत्र, संप्रत्यय का सूत्र किसने दिया? व्हाट दिया भैया? टर्मन ने दिया। किसने दिया? टर्मन ने दिया। टर्मन ने क्या बताया कि कहा कि आईक्यू बराबर क्या होगा? आईक्यू बराबर होगा जो मानसिक आयु है, मेंटल एज है, और फिर बात करें जो CA है गुणे 100 है। तो इसका यह फार्मूला दिया या संप्रत्यय का सूत्र दिया 1916 में। 1912 में विलियम ईस्टर ने दिया था, या आईक्यू का सिर्फ सूत्र दिया था, और 1905 में मानसिक आयु शब्द बीने साइमन ने दिया। और आप सभी के सामने पूरे एक्सप्लेनेशन अच्छे से क्लियर कर दिया गया है। अब आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो भी चीजें आपको ना आए उसे आप जरूर नोट करें, चीजों को पढ़ते चले, सीखते चले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, 27 नंबर के लिए। करा सूक्ष्म शिक्षण का प्रथम पद होता है, करा प्रतिपुष्टि शिक्षण, या आपका योजना बनाना या प्रस्तावना। ध्यान देंगे, आप जानते हैं कि जो सूक्ष्म शिक्षण के कितने होते हैं? 6 चरण होते हैं। 6 चरण होते हैं। आप मैं लिख देता हूं। सबसे पहले होता है योजना बनाना, योजना बनाना होता है, योजना बनाना। दूसरे पर बात किया जाए तो शिक्षण होता है, दूसरे पर शिक्षण होता है। तीसरे पर क्या होता है? तीसरे पर होता है प्रतिपुष्टि होता है। चौथे पे क्या होता है दोस्त? वह चौथे पे होता है पुनर्शिक्षण, पुनर्योजना होता है। पांचवें पर क्या होता है? पुनर्शिक्षण होता है। छठवें पर क्या होता है? छठवें पर पुनर्प्रतिपुष्टि होती है, प्रतिपुष्टि होती है। तो ध्यान देंगे। और या किसके द्वारा तैयार किया गया था? 6 चरण है, या किसके द्वारा तैयार किया गया था? बात करें, आप बताएंगे एनसीईआरटी के द्वारा। बीके पासी, जो बीके पासी थे, बीके पासी जो सूक्ष्म शिक्षण के जनक, भारतीय प्रतिमान के जनक बोले जाते हैं, एनसीईआरटी के साथ मिलकर बनाया गया था। जो भारत में, अगर भारत में पूछे भारत में सूक्ष्म शिक्षण के जनक कौन है, तो आप बताएंगे बीके पासी। अगर वर्ल्ड लेवल पूछे, विश्व लेवल पर, तो आप बताएंगे डब्ल्यू एलन। अगर विश्व में पूछे, विश्व में सूक्ष्म शिक्षण पूछे तो आप बताएंगे, एलन बताएंगे, डब्ल्यू एलन। लेकिन आपसे पूछा जाए कि आप कितने मिनट का होता है, आपके सामने मैं लिख देता हूं, इसका काउंट नहीं किया। शिक्षण कितने मिनट का? 6 मिनट का। प्रतिपुष्टि 6 मिनट का। पुनर्योजना 12 मिनट का। शिक्षण 6 मिनट का, और फिर प्रतिपुष्टि 6 मिनट का। तो टोटल कितने मिनट का? 36 मिनट का होता है, टोटल 36 मिनट। और यही चीजें आपसे पेपर में 69, अब बात किया जाए 2018 के यूपी टेट में ये चीजें पूछी गई थी। 2019 के यूपी टेट में पूछी गई कि कितने मिनट का होता है, तो बच्चे लोग गलत करके आए थे। इस बात को आप लोग ध्यान देंगे। सूक्ष्म शिक्षण का प्रथम पद जो होगा वह योजना बनाना होता है। सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन को समझिए, सीखे और पढ़ते चले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करेंगे, अगले क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। करा कि 28 नंबर के लिए बताएंगे क्या करेक्ट होगा। करा इनमें से कौन सा सुमिलित नहीं है, कौन सा इसमें से सुमिलित नहीं। करा द स्कूल ऑफ टुमारो जॉन डीबी, एमिल रूसो, करा गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर, फील्ड थ्योरी एंड लर्निंग, करा गुथरी। आप बताएंगे कौन इसमें से जो सुमिलित नहीं है, मतलब कौन सा इसमें से गलत है। अब जानते हैं मित्र, आप समझिए, द स्कूल ऑफ टुमारो जॉन डीबी की तो है, बात करें द स्कूल ऑफ टुमारो जॉन डीबी की, एमिल रूसो की है, गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर की है। लेकिन फील्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग किसकी है? वह किसकी है? कर्ट लेविन की है, कर्ट लेविन की है। किसकी है? कर्ट लेविन की है। इसलिए हमारा जो राइट आंसर होगा डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। चलिए 29 नंबर के लिए बताएंगे। कारण मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4 से 5 वर्षों में बन जाता है। यह कथन किसका है? करा क्रो ने, या करा फ्रायर ने, या फिर करा एडलर के द्वारा, या फिर न्यूमैन के द्वारा। आप जानते हैं किसके द्वारा कहा गया दोस्त? आप जानते हैं, या कहा गया है फ्रायड के द्वारा। बोला जाए जीवन का सबसे महत्वपूर्ण, या भी बोला गया जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल किसने कहा? जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है शैशवावस्था, या किसने कहा है? या भी बोला भैया फ्रायड ने। और या भी जो डिफिनीशन आपके सामने है फ्रायड ने ही बोला है। किसने बोला है? फ्रायड ने ही भी इसको भी बोला है। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल फ्रायड ने ही इसको बोला है। और यह भी डिफिनीशन बोला है फ्रायड ने, जो बच्चे को जो कुछ बनना होता है 4 से 5 वर्षों में बच्चा बन जाता है। ध्यान देंगे आप। अब मैं बात कर लेता हूं कि क्रो ने क्या कहा शैशवावस्था से संबंधित। शैशवावस्था के संबंध कहा कि 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है। 20वीं शताब्दी
20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है, 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है, बालक की शताब्दी है, बालक की शताब्दी है। यह बात आप लोग ध्यान देंगे। तो हमारा जो राइट आंसर होगा बी इज द राइट आंसर हो जाए, बी इज द राइट आंसर। तो अब ध्यान देते चलें, क्वेश्चन को समझते चलें। आप सभी से ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं यूपी टेट में, बहुत महत्वपूर्ण एक्सप्लेनेशन को आप ध्यान देते हुए चले, लिखते चलें। आप चाहेंगे नोट्स बन जाएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। हर जो मैं पॉइंट लिख रहा हूं आप सभी के पेपर में आया हुआ है, इसलिए मैं बार बार आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। ध्यान देंगे 30 नंबर के लिए कह रहा मापन कितने प्रकार के होते हैं, कह रहा कि 3 4 करा 2 3 और 2 4 3 5। आप बताएंगे कितने प्रकार के होते हैं मापन। तो आप जानते हैं मापन कितने प्रकार के, 4 प्रकार के होते हैं। राइट आंसर क्या होगा, वह 4। किसने दिया है, बात पूछा जा मापन किसने दिया है, तो आप बताएंगे लुईस स्टीवेंसन, लुईस स्टीवेंसन ने दिया, स्टीवेंसन ने दिया, लुईस स्टीवेंसन ने दिया के द्वारा। अब बताइए 4 प्रकार की मैं बात कर लेता हूं जो चारों प्रकार है। वह एक है क्रमिक मापन, क्रमिक मापन। दूसरे की बात करें, दूसरा लिखेंगे नामित मापन, नामित मापन। और तीसरे की बात करें तो उसे बोलते हैं अंतराल मापन, अंतराल मापन। और 5वें की बात करें उसे लिख देंगे अनुपातिक मापन, अनुपातिक मापन, अनुपातिक मापन। तो आपके सामने यह 4 मापन दिए गए हैं और आप सभी के पेपर में खूब पूछा जाता है। अगर पूछा जाता है कि भैया परम शून्य किस में प्राप्त होता है, आप बताएंगे परम शून्य किस में प्राप्त होता है, वह अनुपातिक मापन में, परम शून्य अनुपातिक मापन में होता है। तो दोस्त आप सभी के सामने यह थे, राइट आंसर हो जाएगा वह बी इज द राइट आंसर। दोस्त आप सभी के सामने कितने क्वेश्चंस थे, 30 क्वेश्चंस थे। बहुत महत्वपूर्ण सेशन था, आप सभी ने अच्छे से सेशन को देखा होगा, सीखा होगा। मैं लगातार एक्सप्लेनेशन के माध्यम से चीजों को लिखता चल रहा था, क्यों, क्योंकि आपके लिए बेहतर हो पाए। मैं तो चाहता तो मैं सिर्फ आंसर बता के निकल जाता, लेकिन मैं सोचा लगातार जितना मैं लिखूंगा उतना आप नोट करते हुए चलेंगे, सीखेंगे और पढ़ेंगे। दोस्त मेरे लिए वही महत्वपूर्ण है, जितना हम एक्सप्लेन कर पाएं, सिखा पाएं आप सभी को, वही बेहतर होगा दोस्त। तो आप जरूर लिखें, सेशन के बारे में जरूर अपने बारे में बताएं कि सेशन आपको कैसा लगा, मेरे बारे में आप जरूर बताएं आपको कैसा लग रहा, फील हो रहा है, क्या कितना समझ में आ रहा है, कितना नहीं समझ में आ रहा है, क्या हम नया कर सकते हैं, जरूर अपनी राय को देंगे। आप सभी के कमेंट का मुझे बहुत बेसब्री से इंतजार होता है। मतलब बेसब्री का मतलब समझ रहे हैं ना, कि बहुत हम सोचते हैं कि बच्चे लोग क्या बताएंगे जिससे हम कुछ अलग कर पाए बच्चों के लिए। तो अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मित्र, नमस्कार।